हेलो स्टूडेंट, इस बार 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने वाले हो और आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई, आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है हिंदी में पास होने का जादुई ट्रिक। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी आएंगे आपके अच्छे मार्क्स। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है और आपका जो पेपर जो है 2-4 दिन में होने वाला है 24 फरवरी को हिंदी का, तो उस दिन आप हिंदी में क्या लिख कर आओगे? 65 से 70 और 75 से 80%, यानी इतना नंबर आ रहा है। देखिए, आपका 95% तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। 95% जो है उनका आएगा स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, साल भर अच्छे से हिंदी की पढ़ाई किए होंगे। लेकिन एक आप अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हैं 65 से 70%, जो कि आपके लिए इनफ होगा और हिंदी में आप पास हो जाओगी। यहाँ पर मैं दिखा दूँ स्टूडेंट, ये आपका पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा सारी चीज़ें दिए हुई है। अब ऐसा ही कुछ पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, सेम टू सेम कुछ पूरा पेपर ऐसे ही आएगा और कुर्बान यहाँ पर लिखना पड़ेगा और नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2025 का ये पेपर है हिंदी का। पेपर कोड आप देख सकते हैं 450 DH पेपर कोड है। पूर्णांक जो है क्लास 12 हिंदी का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। हाई स्कूल का होता है तो यहाँ पर 70 नंबर का होता है। समय आपको दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट में यही दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो पेपर को अच्छे से क्या है पढ़ने के लिए। निर्देश में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी ये जो 15 मिनट है इसको आप लोग अच्छे से पेपर में पढ़िएगा। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी खंड का और खंड खा, इसमें 2 भाग आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोनों को भाग मिलाकर 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो पूरा पेपर की बात हो गई। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपका कवर पेज, ठीक है। कवर पेज आपका स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से होगा। इंटरमीडिएट यहाँ पर लिखा है, इंटरमीडिएट परीक्षा। यदि आपका यहाँ पर हाई स्कूल का होता तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होता, ठीक है। उसके बाद में देखिए केंद्र व्यवस्थापक का बोहर रहेगा, फिर केंद्र का बोहर रहेगा। समझ में आ गया? परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे, यानी जो परीक्षार्थी होंगे स्टूडेंट अपने उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे और ये जो जानकारी है आपको स्वयं भरनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है ना कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, तो ये जानकारी आपको स्पष्ट रूप से स्वयं भरनी है। और आप पेपर से, यानी आपका 24 फरवरी को पेपर होने वाला है, 23 फरवरी के रात को भी ये वीडियो देख लो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, परीक्षार्थी का रुकवा कैसे लिखेंगे? 10 अंक का आपका रोल नंबर होता है यूपी बोर्ड का, तो लिखेंगे देखिए 6 7 5। कोई मैं रैंडम स्टूडेंट रोल नंबर ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता है किसका होगा, ठीक है, लेकिन मेरे अपने हिसाब से मैं लिख रहा हूँ 1 4 3 2 1 5, ठीक है। ये हो गया शायद 5 6, ठीक है। ये देखिए 10 अंक का रोल नंबर हो गया ना अंकों में। अब यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक शब्दों में लिखेंगे, तो शब्दों में किस तरह से लिखेंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 6 हो गया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। 7 हो गया स्टूडेंट, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 5 आपका लिख देंगे इस तरह से। ये देखिए 5 हो गया। उसके बाद में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 के बाद में फिर 3 लिखेंगे, 3 के बाद में फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1 लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे और अब हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 6, ठीक है। तो ये अनुक्रमांक आपका हो गया शब्दों में, ठीक है। अंकों में और शब्दों में इस तरह से आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। उसके बाद में विषय क्या है? हिंदी का पेपर देने वाले हैं ना, तो हिंदी का इस तरह से हम लिख देंगे हिंदी, ठीक है। क्या लिख देंगे? हिंदी मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट। इतना क्लियर हो गया। प्रश्न पत्र में क्या लिखना है? केवल लिखना है, ठीक है, केवल लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो यानी पेपर कोड हमें लिखना है। पेपर कोड क्या है मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए पेपर कोड लिखा हुआ है स्टूडेंट 450 DH, ये पेपर कोड है। तो पेपर कोड को कैसे लिखेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए पेपर कोड को आपको लिखना है कुछ इस तरीके से 450, ठीक है, DH। तो ये आपका पेपर कोड हो गया, ठीक है। परीक्षा का दिन कौन सा, यानी जिस दिन आप पेपर देने वाले हो उस दिन कौन सा दिन है भैया? तो उस दिन हम सोमवार मान लेते हैं, सोमवार है, ठीक है, 24 फरवरी को, ठीक है। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की जो तिथि कौन सी है भैया? 24 फरवरी, दूसरा महीना है ना 2025। तो इस तरह से लिख दिया। द्वितीय पाली लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि भैया जो इंटरमीडिएट का पेपर होगा वो द्वितीय पाली में होगा। तो ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए परीक्षा कक्ष यानी रूम नंबर, तो रूम नंबर यहाँ पर कौन सा है? जैसे मान लीजिए कि आप जिस रूम में गए हैं उसका नाम लिख रहा है यहाँ पर, तो 1 नंबर रूम नंबर मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। जिस रूम नंबर पर आप बैठेंगे वहाँ पर नाम लिख रहा है। दिनांक यहाँ पर लिख रहा है, यानी जिस दिन पेपर आपका होने वाला है उस दिन का यहाँ पर आपको डेट लिख रहा है 24/2/2025।
अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ जो कि आप लोग भी मिस कर सकते हो। यहाँ पर देखिए केंद्र का नाम, केंद्र का नाम क्या है, जिस दिन जहाँ पर आपका सेंटर गया है, यानी जो आपका एग्जाम सेंटर है जहाँ पर आप पेपर देने गए हैं, प्रवेश पत्र में यानी एडमिट कार्ड में आपका वो जानकारी होती है, तो लिख दे रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, शिवम स्टडी नॉलेज। ठीक है, आपका जो सेंटर होगा उसी का नाम लिखना है स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कोई अन्य नाम मत लिखिएगा। और आपके प्रवेश पत्र में सारी जानकारी दी हुई, तो कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको स्वयं स्पष्ट रूप से ऐसे ही भरनी रहेगी। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये जानकारी आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखा दूं स्टूडेंट, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। ये आपका आ चुका है कॉपी। ठीक है, कॉपी कुछ इस तरीके से रहेगा, ये देखिए कॉपी आपका कुछ इस तरीके से, और ये पेपर है। अब पेपर में दिखा दो स्टूडेंट, आप लोग हिंदी का पेपर में देखिए, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं हिंदी का। इस पेपर में टोटल कितने 10 आपके प्रश्न होंगे। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए। ठीक है, आपके मैं बता दूं टोटल 10 आपके हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो कि 5 गद्य से पूछे जाते हैं, 5 पद्य से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे लिख रहा है आपको, आपके लिए एक निश्चित टाइप दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो कॉपी में कैसे लिख रहा है वो बता देते हैं, उसके बाद में मैं आपको तरीका बताऊंगा, यानी ट्रिक बताऊंगा कि इसके लिए क्या ट्रिक आप अप्लाई करेंगे ताकि सही जाए सारा ऑप्शन। ठीक है, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखिए पेन कौन सा यूज करना है ये भी जान लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको यही पेन का प्रयोग करना और कोई भी पेन नहीं यूज करना है। एक आपकी पटरी रहेगी जो कि कंपलसरी मानी जाती थी, एक आपका ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक पेन। 3 रुपये वाला पेन भी आप यूज कर सकते हो, और ये जो पेन मैं यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसका भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मैं बात करूँ तो इसका आप प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, हम लोगों के लिए बेटर है, आप लोगों के लिए 3 रुपये वाला पेन ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और ये एक स्केच है जो कि नया स्केच है, इसका प्रयोग कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, खंड का लिख रहा है। और एक गलती यहाँ पर मैं और कर रहा हूँ जो कि आपको नहीं करना है, पटरी की सहायता से ये डंडी को खींच ले रहा है, यानी लाइनों को कहते हैं ना, ये लाइनों को इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। इतना समझ में आ गया आपको। तो ये लाइनों को जो है स्टूडेंट, जो डंडी कहते हैं इसको, ब्लैक स्केच से आप हर एक पेज में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में क्या लिख रहा है यहाँ पर, खंड का लिख रहा है इस तरह से, देखिए खंड का। ठीक है, खंड का इस तरह से कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न आपके गद्य के होंगे और 5 प्रश्न आपके पद्य के पूछे जाएंगे। पूरा पेपर में आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और ये तरीका आप अप्लाई करके जाते हो तो गारंटी कि आप पास होकर आओगे, अच्छे मार्क्स से पास होगे स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, प्रश्नोत्तर लिख रहा है अभी, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1 है ना, तो इस तरह से लिख देंगे। और एक पटरी की सहायता से, ये देखिए पटरी की सहायता से नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसका राइट आंसर मैं दिखा दूं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ना कि शिक्षा के उद्देश्य के निबंधकार है, तो इनमें से क्या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, डॉक्टर संपूर्णानंद है, या वासुदेव शरण अग्रवाल है। मुझे नहीं पता है ना, आप लोगों को पता है। ठीक है, मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं मान लीजिए कि आपका पेपर देने गया हूँ। ठीक है, आप पेपर देने गए हैं और आप ही की तरह मैं भी वो स्टूडेंट जिनको हिंदी में कुछ भी पढ़कर नहीं आया हूँ। ठीक है, और सेम सिचुएशन है। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करता स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो यहाँ पर मैं ट्रिक लगाता। उसके लिए क्या है, ट्रिक लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि कॉपी कैसे लिखना है। तो देखिए शिक्षा के उद्देश्य के निबंधकार है डॉक्टर संपूर्णानंद, तो का नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, उस तरह से पूछा गया खा नंबर में कि छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है, तो इनमें से छायावाद की जो समय सीमा मानी जाती है ये आपका 1920 से 1938 तक। अब कैसे लिखेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ प्रोसेस। यहाँ पर देखिए का, ठीक है, इस तरह से रहेगा का, फिर खा। यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा स्टूडेंट, मिस कोई भी जानकारी मत कीजिएगा, पूरा जानकारी देखिए, का खा गा घा एंड अड़ा। ये साहित्यिक हिंदी वालों के लिए स्टूडेंट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके लिए देखिए जैसे तीसरा है ना, तो डॉक्टर संपूर्णानंद, तो हमें इस तरह से ऑप्शंस में लिखना है, इस तरह से क्या लिखेंगे यहाँ पर, डॉक्टर संपूर्णानंद। देखिए डॉक्टर, यानी जो ऑप्शन सही है उसी को यहाँ पर केवल लिखना है, डॉक्टर संपूर्णानंद। और उसमें भी दिया हुआ था आपका जो कि तीसरा वाला,
ठीक है, खा वाले में, तो तीसरा वाले में भी खा वाला दिया था, तो इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम सन 1920 से 1938 तक, 1938 तक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखिए गा वाले में कि आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध है, कौन है, तो इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु जी हो जाएंगे, जिन्होंने जो कि आंचलिक पंचलाइन कहानी भी शायद इन्होंने ही लिखा है, आप लोग बताइएगा। पंचलाइन कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो इसमें भी आपका शायद तीसरा सही है। अब हर बार ये नहीं हो सकता कि स्टूडेंट तीसरा ही सही हो, कोई और ऑप्शन सही हो सकता है, तो ये आप बस सोचिएगा, ठीक है। लिख देते हैं हम यहाँ पर फणीश्वर नाथ, फणीश्वर राइटिंग से लिखिएगा, ये गलत हो गया स्टूडेंट, तो इस तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, देखिए कि वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक है, इनमें से कौन हो जाएंगे, तो इनमें से हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला सही है, गा वाले के, तो इस तरह से हम लिख देंगे पहला, यहाँ पर लिख देंगे हरिशंकर परसाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई। उसके बाद में क्या लिखेंगे, मेरी जीवन यात्रा की विधा है, तो कौन सी है भैया, मेरी जीवन की यात्रा की विधा, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो ऑप्शन से गलत हो चुका है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन से ये गलत हो गया कि मेरी जीवन यात्रा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है कुछ अलग है, तो यहाँ पर दिया हुआ था कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, तो इनमें से पान की बेगम हो जाएगा राइट आंसर, तो इसमें भी पहला वाला सही है, तो इस तरह से हम लिख देंगे स्टूडेंट पान की बेगम, पान की बेगम। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्नोत्तर संख्या 1 के अंतर्गत जो 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी का खा गा, तो इस तरह से लिख लेना है, लेकिन जो ऑप्शन सही होगा उस क्वेश्चन का इस तरह से आप लोगों को लिखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक क्या रहेगा। देखिए ये ट्रिक जो कि एक आप लोग भी जो है इस्तेमाल करोगे या अप्लाई करोगे पेपर में, तो ये काफ़ी कारगर साबित होगा, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न, देखिए सबसे पहला है भैया, सबसे पहला क्या है याद देखिए, सबसे पहला स्टूडेंट कि ये वाला ए दोनों इस तरह से भी आता है, ठीक है, दोनों। दूसरा यहाँ पर क्या रहेगा आपका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा रहेगा स्टूडेंट, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा रहेगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। चौथा आपका क्या रहेगा भैया, चौथा रहेगा आपका, देखिए पहला वाला भी आपका अधिकतम सही रहता है, ठीक है, तीसरा इसमें सही रहता है अधिकतम, ठीक है, और इसमें एक और सही रहता है स्टूडेंट जो कि आपका जो रहता है तीसरा, पहला तीसरा, और आपका चौथा इसमें सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो पहले और चौथे पे हटा दीजिए, यदि आप एक पहला और दूसरा पे भी अप्लाई करोगे, यानी इस पर और इस पर भी, ठीक है, तो आपका आएगा। और जो पांचवा पॉइंट होता है तुक्का लगाना, ठीक है, आप तुक्का लगाओगे, 10 क्वेश्चन है उनमें से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तुक्का लगाओगे, तो आपका 7 सही हो जाएगा, अच्छे से 7 से 8 सही हो जाएगा जब आप अच्छे से तुक्का लगाओगे। तो इसके लिए आपको निश्चित टाइम दिया जाएगा, तो निश्चित टाइम में देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, उसके बाद भी आपको हिंदी का पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, तो अच्छे से ये कंप्लीट कर लीजिएगा। समझ में आ गया, तो ये आपने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट जो कि तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, थोड़ा जुकाम है तो इग्नोर कर लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। पेपर में आपके 2 गद्यांश दिए जाएंगे और इनमें से केवल एक गद्यांश को सॉल्व करना है, जिसके लिए 5 प्रश्न दिए जाएंगे एक गद्यांश पे,
और ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर का एक प्रश्न आपका होगा। टोटल 10 नंबर का आपका एक गद्दांश होगा और इस गद्दांश को मैं फ्री में आप लोगों को 10 नंबर दिलाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आराम से वीडियो को देखिए। ठीक है, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 के अंतर्गत है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या स्टूडेंट, देखिए एक स्केच की सहायता से, एक पटरी की सहायता से, ठीक है, जो लाइनों को होता है ड्रॉ करना, इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यानी जो भी हम राइट आंसर लिखेंगे इसी तरीके से लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, फिर इस तरह से हम अंडरलाइन कर देंगे, देखिए ठीक है, अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसेस देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए 2 गद्दार से आपका दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है और फ्री में सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला ये वाला पहला वाला करने वाले हैं। देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्दार के पाठ और लेखक का नाम बताइए। अब भैया हमें कुछ नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, पेपर में भी आप लोगों को कुछ नहीं पता है तो देखिए चैप्टर का नाम पहचानना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर निंदा, निंदा की बात हो रही है, समझ जाइए कि निंदा रस से लिया गया है। ठीक है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है और वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वो उनसे अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम मुझे पता चल गया, जैसे आपको भी पता चल गया निंदा की बात हो रही है, अशोक की बात होती वहाँ तो अशोक लिखा होता। ठीक है, चैप्टर का नाम आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। उसके बाद में राष्ट्र की बात हो तो राष्ट्र वहाँ पर लिखा होता है। भाषा और आधुनिकता की बात हो तो वहाँ पर चैप्टर का नाम डायरेक्ट लिखा होता है, भाषा और आधुनिकता। और जहाँ पर एक से बार बार वही आवृत्ति, जैसे अशोक के बारे में 4-5 दिया हो, राष्ट्र के बारे में 4-5 बताया गया हो, या निंदा के बारे में 4-5 बताया हो, समझ जाइए कि वहाँ पर उस चैप्टर का नाम है। और उसके जब आप चैप्टर का नाम जान जाते हैं स्टूडेंट, तो उसके लेखक का नाम जानना आपके लिए बड़ी बात नहीं होता है। जैसे यहाँ पर निंदा की बात हो रही है तो निंदा रस, जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया चैप्टर का नाम है। ये देखिए एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया होता है उपयुक्त ग्रंथ के पाठ और लेखक का नाम मुझे पता चल गया है। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर को एक संकेत दे रहा होगा। संकेत क्या होता है, जैसे 2 गद्दांश तो दिया हुआ है, दोनों में से केवल एक को सॉल्व करना है ना, तो इस तरह से लिखेंगे संकेत। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, आगे का जो 2 वर्ड है जैसे निंदा का उद्गम, इस तरह से हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर ठीक है, निंदा का उद्गम लिख दिया। लास्ट में क्या है, ईर्ष्या होती है, तो यहां पर हम लिख देंगे ईर्ष्यो होती है, होती है। ठीक है, इसके बाद में इस तरह से हम कर देंगे डॉट डॉट। अब एग्जामिनर भैया पहचान जाएगा, मान लीजिए कि ऊपर वाला मैंने करता, नीचे वाला करता, तो यहाँ पर भी मुझे संकेत लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, एग्जामिनर को बताने के लिए कि सर जी मैंने ये वाला गद्दांश हल किया है। अब ये बता दिया पहला क्वेश्चन का था राइट आंसर कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, देखिए काली स्केच का प्रयोग करेंगे यहाँ पर और इस तरह से लिख देंगे पहला, और यहाँ पर फिर काले पेन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पाठ का नाम, पाठ का नाम। उसके बाद में नीचे लेखक का नाम, लेखक का नाम। अब यहाँ पर देखिए पाठ का क्या नाम है भैया, निंदारस, तो इस तरह से नीले पेन से लिख देंगे भैया निंदारस, और लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। ठीक है, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं दिखा दूँ आपको, जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पूरा लिख देना है। यही मुझे नहीं आता है, लिख दोगे 2 नंबर आपका कन्फर्म रहेगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे चलिए दिखा देता हूँ। देखिए
नीचे अंडरलाइन कर देंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर हमें जो यही वाला था ना स्टूडेंट, यही को हम लिख देंगे पूरा, ये वाला कि इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, तो इसी को लिख देंगे यहाँ पर। कैसे लिखेंगे दिखा देता हूँ मैं, राइटिंग से लिखेंगे थोड़ा थोड़ा दूर दूर, ठीक है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु, ठीक है, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि हरिशंकर परसाई जी कहता है या लेखक कहता है, इस तरह से आगे आप हेडिंग लिख देते हैं, ठीक है। माना जाता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वो डिठल्ला है, क्योंकि वो क्या भैया, डिठल्ला, क्योंकि वो डिठल्ला, यहाँ पर लिख दिया ना, क्योंकि वो डिठल्ला है, डिठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं, स्वर्ग में देवताओं देवताओं को बिना बिना उगाया अन्य वे बनाया महल, महल और बिड, और बिन बोए, ठीक है, बिन बोए फल मिलते हैं, फल मिलते हैं, ठीक है। तो इतना ही मैंने लिखा है, आगे आप लिख दीजिएगा इसमें और भी है, क्योंकि थोड़ा रेखांकित इसकी व्याख्या बड़े में लिखना होता है। अब यहाँ पर कह रहे कि देखिए निद्दा का उद्गम कहाँ से होता है, तो निद्दा का उद्गम हिद्दा और कमजोरी से होता है। तो तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हमें उसी गद्दाज में देखने को मिल गया है। तो इस तरह से हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखिए ध्यानपूर्वक से देखिए, निद्दा का उद्गम, निद्दा का उद्गम, ठीक है, उद्गम ही हीनता, ठीक है, हीनता और ठीक है कमजोरी से होता है, कमजोरी से होता है, ठीक है, कमजोरी से होता है। इसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर दिखा देता हूँ कि निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा कैसे अनुभव करता है, ठीक है। तो ये देखिए मनुष्य अपनी हिंसा से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वो सब निकृष्ट है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो कि चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों बनाता है, हमें देखिए यहाँ पर इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु बनाते हैं क्योंकि वो डिठल्ला है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यानी ये जो गद्दाज होता है स्टूडेंट, इसका आंसर जो क्वेश्चन दिया होता है इसका आंसर आपको इसी गद्दाज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना था। अब मैं बात करता हूँ पद्दाज को। तो पद्दाज को भी आप इसी तरीके से हल कीजिएगा। पेपर में भी ये भी आपका 2 पद्दाज दिए जाते हैं, ठीक है। पेपर में केवल आपको एक पद्दाज को सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसके बताए गए तरीकों को और इसके बताए गए प्रश्नों को लिखना होता है कॉपी में, ठीक है। मान लीजिए कि आप नीचे वाला कर ले जो कि मुझे फूल मत मारो में अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो होकर मधु के बीत बदन पटु तुम कटु गरल लगारो। ये दिया हुआ है। मैं चैप्टर का नाम बता दूं आपको स्टूडेंट, जो कि चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है स्टूडेंट आपके गीत। इसके जो आपके कवि हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, अथवा करके है कि हंसता है नंद खल, ठीक है, और बहता कल कुल कल इस तरह से दिया हुआ है। और इसका नाम है बादल राज, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी दे रहा है। चैप्टर का नाम जानना जरूरी है और रेखांकित उसकी व्याख्या देना जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी आपको चैप्टर का नाम आना चाहिए, और नहीं आता है तो चैप्टर का नाम जैसे बताया मैंने दिद्दा सा। देखिए उसके बाद मैं बता दूँ आपको, जैसे दूतिका अयोध्या से उपाध्याय के कवि है, ठीक है।
उसके बाद में श्रद्धा बरू के कवि है जयशंकर प्रसाद जी, बादल नाग के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, बापू के प्रत सुमित्रा नंदन पंत जी। उसके बाद में आपका आ जाता है प्रेम बहादुरी यमुना छवि भारतेंदु हरीशचंद्र जी, ठीक है। उसके बाद में गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इसी तरीके से कवि होते हैं, तो आपको लिख देना है अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से लिखिएगा स्टूडेंट, आपको संकेत लिख दे रहा है क्योंकि 2 दिया हुआ है, पेपर में केवल एक ही करना है, तो इसी तरीके से लिखिएगा। 2 क्वेश्चन कंपलसरी है। रेखा के तर्ज की व्याख्या कीजिए, तो इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा, आपका 2 नंबर यहाँ तक भी आपका 2 नंबर जो है स्टूडेंट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। जुकाम है, यहाँ तक भी आपका स्टूडेंट एक प्रकार से 2 नंबर का कन्फर्म हो जाएगा, तो 2 2 4 नंबर यहाँ पर आपका कन्फर्म है। बाकी का जो 3 प्रश्न है कि वसंत का मित्र कौन है, तो इन्हीं में से आपका 4 लाइन लिख दे रहा है, ठीक है। उर्मिला ने किसे का तीसरा का शिव नेत्र बताया, तो इनमें से भी 2-3 लाइन लिख दीजिए, ठीक है। ज़्यादा बड़े में ये होता रहेगा आपका 50, ठीक है। तो ये 50 आपका हो गया। अब मैं बात करूँ स्टूडेंट आपको कैसे सॉल्व करना है, जो कि और भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपका जीवन परिचय, ये सब हो गया, ठीक है। देखिए जीवन परिचय के लिए आपको कैसे करना है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको जीवन परिचय, जैसे इनमें से आपको किसी एक जीवन के परिचय के बारे में बता रहा है, जैसे हरिशंकर प्रसाद जी का, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, लिख रहा है कि हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म 1907 या 1900 ऐसे इस तरह से लिख रहा है। देखिए 1900 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और लगभग 40 से 45 साल में इनको एक बार मृत घोषित कर देना, क्योंकि आपको भैया आता रहे, तो लिख दीजिएगा कि 1903 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनका जीवन बड़ा ही अच्छा व्यतीत हुआ या बड़े ही कठिन के साथ बड़े संघर्षों से व्यतीत हुआ। इन्होंने घर पर ही रहकर, ठीक है, कई सारे शिक्षण विधियों का अध्ययन किया, जैसे हिंदी उर्दू कई सारी भाषाओं का ज्ञान लिया, ये यहाँ पर पढ़ते थे। इस तरह से बड़ा बड़ा कर लिखना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप कवि में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको, कहानी के बारे में बता रहा है। देखिए कहानी आपका पंचलाइट कहानी के बारे में बता रहा है, तो मैंने सारांश आपके बारे में बताया है, सारांश के बारे में, जो कि आप सुनकर भी हमारी बातों को याद कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि पंचलाइट कहानी जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, ये बिहार का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है, जो कि पंचलाइट को क्या कहा जाता है, लालटेन, ठीक है, लालटेन कहा जाता है। सुंदर चित्रण का प्रस्तुत किया गया। इसमें कहानी में जो पंचलाइट कहानी के 3 प्रमुख पात्र हैं, गोधन, बुनरी और गुलरी काकी, ठीक है। गोधन जो है बुनरी से प्रेम करता है, जो कि गुलरी काकी की बेटी है, ठीक है। तो और पंचलाइट वो जलाना जानता है, लेकिन गांव के सीधे साधे लोग जो मेले में जाते हैं वहाँ पर पंचलाइट खरीद लेकर आते हैं, लेकिन जलाना कोई नहीं जानता, यानी लालटेन को जलाना नहीं जानते, लेकिन गोधन जलाना जानता है। और जिससे प्रेम करता है, यानी गोधन जिससे प्रेम करता है बुनरी, बुनरी को ये बात पता है, लेकिन जो है गुलरी काकी ने, जो कि इनकी माता श्री है, वो क्या है, जब गोधन घर से सामने से निकलता था, किसके, गुलरी काकी के, तो वो क्या है, सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता था, और जो है गुलरी काकी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने जो पंचों से शिकायत कर दी, और गोधन को क्या है, पंचों ने जो है अपने समाज से निष्कासित कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। अब ये बात पता चल गई थी भैया कि गोधन जानता है क्या जलाना, किसको पता चल गई थी, तो जो कि उनकी प्रेमिका है बुनरी को। अब बुनरी क्या है, ये बात बड़ी चतुराई से जो पंचों तक पहुंचा देती है, और पंचों जो है गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं, उसके बाद में जो है सारा कार्य करने लगते हैं, और गोधन जो है पंचलाइट को जला देता है। यही बात है भैया पंचलाइट कहानी में 80 शब्दों में होता है, और आप हमारी बातों को सुना होगे तो इससे रिलेटेड आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए खंडकाव्य आ गया। देखिए खंडकाव्य जो होता है स्टूडेंट, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंडकाव्य होगा उसी को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, और उसी से रिलेटेड आप बनाकर लिख दीजिए। उसके बाद भी अब आपका खंडकाव्य, इसमें भी आपको जो प्रश्न दिए 7 प्रश्न है, इसका आपको संदर्भ लिखना है, किस चैप्टर से लिया गया है, और 5 नंबर दिया जाएगा इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, हिंदी में अर्थ बताने के लिए, हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए मैं बता दूँ आपका स्टूडेंट, आपका रहता है पत्र लेखन। पत्र लेखन कैसे करना है आपको, देखिए सेवा में श्रीमान ऋण प्राप्ति के लिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक महोदय, ठीक है, फिर महोदय यहाँ पर लिख रहा है मान्यवर या महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि मुझे पढ़ाई के लिए, जो कि एक देखिए पढ़ाई की बिजली की समस्या है, या बिजली की समस्या या ऋण प्राप्ति के लिए, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बिजली कटौती के लिए जो कि बिजली विभाग जिला अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, या नीचे कोई भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए आपको निबंध पर, देखिए निबंध पर जैसे भारत में लोकतंत्र की असफलता 250 शब्दों में लिख दीजिएगा, इनफ रहेगा। राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, इसके बारे में लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं के बारे में लिख सकते हैं। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या किस तरह से, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। 250 शब्दों में आपको लिखना रहेगा, 9 नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आया है, और भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वीडियो, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पर्सनल आकर पूछ सकते हैं कुछ भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।